हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है पार्ट 3 10 क्रेजी स्टोरीज फ्रॉम इंडियाज हिस्ट्री। ठीक है, अभिजीत छावड़ा। तो इसके 3 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये इसका 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो इसमें पूरे इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं आगे क्या है, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सर आई हैव टू आस्क यू, मतलब मैं छठा पॉइंट आपसे पूछने वाला था, बट अगर आप एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बता दोगे छठे पॉइंट के लिए तो वो अच्छा रहेगा। आई फील एज अ नाइस कंटिन्यूएशन टू 5। बिल्कुल। तो एजुकेशन एसेंशियली ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन इंडिया में ही शुरू हुआ। इंडिया में एक समय पे दर्जनों यूनिवर्सिटीज़ थी, लार्ज मेगा यूनिवर्सिटीज़, ओके, विद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और एसेंशियली इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था इंडिजीनस, उसका स्टडी एक स्कॉलर ने किया जिसका नाम है धर्मपाल, इन द 19th सेंचुरी आई थिंक। ओके, तो उस टाइम पे ब्रिटिश लोग अपना एजुकेशन सिस्टम इंडिया पे इम्पोज कर रहे थे, लेकिन इंडिया का ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम अभी तक पूरी तरह से गया नहीं था। तो धर्मपाल ने स्टैटिस्टिकल स्टडी किया इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। तो उसने क्या डिस्कवर किया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम टेम्पल्स के अंदर कंसंट्रेटेड था। सो टेम्पल्स सिर्फ प्रार्थना करने की जगह नहीं थे, ये स्कूल्स भी थे। हर विलेज में टेम्पल होता था और टेम्पल में स्कूल होता था। ओके, तो वहाँ पे बच्चों को संस्कृत सिखाते थे, मैथमेटिक्स, लॉजिक, ग्रामर, हर चीज़ सिखाते थे वहाँ पे। और स्टेटिस्टिकली धर्मपाल ने क्या दिखाया कि लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100% था। लड़के लड़की दोनों को इक्वली एजुकेशन मिलता था, जाति वाति का कुछ बात नहीं था। ओके, सो दिस वाज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम ट्रेडिशनली इसका बैकबोन टेम्पल्स थे। छोटे छोटे गांव में टेम्पल्स थे। तमिल में एक कहावत है कि जिस गांव में टेम्पल नहीं है वहाँ पे आप जाके बसो मत। इसका रूट ये है क्योंकि टेम्पल वेयर नॉट जस्ट प्रेयर सेंटर्स, एजुकेशन सेंटर्स थे। अब कुछ जगह पे बड़े बड़े टेम्पल होते थे, वहाँ पे एडवांस एजुकेशन मिलता था। फिर विहार होते थे, वहाँ पे और एडवांस एजुकेशन मिलता था। और सबसे बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट था यूनिवर्सिटी। इंडिया में बहुत सारी महान यूनिवर्सिटीज थी, तक्षशिला, नालंदा, तेल्हारा, शारदा पीठ, विक्रमशिला, उदंतपुरी, द लिस्ट गोज ऑन। हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कभी मिलेगी भी नहीं, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई है। तो ये जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, ये पूरा स्टेट फंडेड था। अभी आज हमें एडमिशन कहीं पे चाहिए तो लाखों रुपए देने पड़ते हैं हर साल। उस टाइम पे एक पैसा किसी से लेते नहीं थे, सब कुछ कंप्लीटली फ्री था। जो लोकल राजा था वो इसको फंड करता था, वो टीचर को फंड करता था, एजुकेशन सिस्टम को फंड करता था, टेम्पल को या यूनिवर्सिटी को। और जो स्टूडेंट्स आते थे उनके लिए वहाँ पे रहने को क्वार्टर्स मिलते थे, सब कुछ था वहाँ पे। और फॉरेन से भी लोग आते थे, जैसे कि चाइना से फाहियन आया, शुआनजांग आया, ये लोग इंडिया में आए। शुआनजांग नाम का जो चाइनीज़ ट्रैवलर है वो नालंदा में कुछ साल रहा। वहाँ पे उसने संस्कृत सीखा, बहुत कुछ सीखा। तो किसी के लिए बैरियर नहीं था, आप कहीं से भी आओ, किसी भी देश से आओ, अगर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है उतना तो आपको वहाँ पे विद्या मिलेगी। ये बहुत एक्सटेंसिव एजुकेशन सिस्टम था, उसका पूरा नेटवर्क था टेम्पल्स का, विहार्स का और यूनिवर्सिटीज़ का। तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में है, ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट नोन यूनिवर्सिटी है, एटलीस्ट 2600 ईयर्स पुराना है, मे बी इवन ओल्डर। तो जब अलेक्जेंडर का सपोजिटली इन्वेजन हुआ था इंडिया में, तो तक्षशिला वहीं पर था, राइट। तो इतना एक्सटेंसिव, इतना महान एजुकेशन सिस्टम था ये। दुनिया का हर किस्म का नॉलेज मिलता था यहाँ पे। जब नालंदा का डिस्ट्रक्शन हुआ, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को डिस्ट्रॉय किया, सबको मार डाला उसने, सबके सर काट दिए और वहाँ की लाइब्रेरी जला दी। उस लाइब्रेरी को जलने में महीने लगे। तो आप सोचिए कितने मिलियंस ऑफ बुक्स हो गए वहाँ पे। तो इंडिया में क्या बोलते हैं कि हम इंडियन लोग अपनी हिस्ट्री लिखते नहीं हैं। कौन बोलता है हिस्ट्री लिखते नहीं है? सब हिस्ट्री जला दी गई, वरना हमारे हज़ारों साल के रिकॉर्ड मिलते थे आज हमें, अगर ये सब जलाया नहीं गया होता तो। तो क्या हुआ कि ये सब यूनिवर्सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया। हमारा सब रिटर्न रिकॉर्ड्स चला गया, सब ओनली वर्ड टू माउथ बाकी रहा। और जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या कहा कि आपका वर्ड टू माउथ हिस्ट्री है ना, वर्ड ऑफ माउथ हिस्ट्री, ये सब मिथ्स है, क्योंकि तुम्हारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। सो दिस इज़ हाउ हिस्ट्री बिकेम मिथ इन इंडिया। ये रूट कॉज है इस चीज़ का। अपने थोड़ा ज़्यादा हैवी था ये, दुख होता है ये सुन के। बिल्कुल कि बिल्कुल। वो किताबें जलाई गई और महीनों तक जली वो लाइब्रेरी।
मतलब शायद उसमें ये जो हम विमानों की बातें करते हैं सब रहस्य उसमें जल गए सारे के सारे। नहीं इस पूरे सेक्शन में छठे पॉइंट में आपने चाइना की बात करी कि चाइना से भी लोग यहाँ आते थे हाँ और यहाँ से नॉलेज लेकर वापस चाइना चले जाते थे। हाँ कल्लरी पाइटो नाम का एक मार्शल आर्ट है। मैं हाँ। मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मतलब मैंने बचपन में जूडो किया हुआ है, टाइकोंडो किया हुआ है, Okay. थोड़ा कल्लरी पाइटो भी सीखा है। ओके तो लोग कहते हैं कि मार्शल आर्ट्स का भी ओरिजिन इंडिया में ही हुआ है। हाँ तो ये क्या स्टोरी है सर? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो जब इंडिया का ट्रांजिशन हुआ हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म में, तब चाइना में ये डिस्कवरी हुआ कि इंडिया का इतना महान फिलोसॉफीज है, इतना सारा नॉलेज है। तो चाइनीज़ किंग्स जो थे वो इंडियन स्कॉलर्स को इनवाइट करते थे कि आप प्लीज़ चाइना आइए, आपके संस्कृत बुक्स लाइए आपके साथ और उनका ट्रांसलेशन प्लीज़ चाइनीज़ में कीजिए ताकि हमारे लोगों को भी ये सब विद्या मिले। तो बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स वहाँ गए। कुमार जीव था, धर्मपाल था, बुद्धभद्र था, एट्सेट्रा। तो एक चाइना में एक जगह है जहाँ पे एक किंग ने एक इंडियन गुरु को बुलाया। उनका नाम था बुद्धभद्र। उनके लिए उन्होंने अलग से एक टेम्पल बनाया कि आप ये टेम्पल में मोनास्ट्री में रहिए और आप ट्रांसलेशन कीजिए। तो बुद्धभद्र उधर रहे और कुछ साल उन्होंने ट्रांसलेशन किया, फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका रिप्लेसमेंट भी आया इंडिया से जिसका नाम था बोधिधर्मा। तो ये साउथ इंडिया से ये गुरु आया था जिनका नाम था बोधिधर्मा। अब जब ये उस जगह पहुंचा हेनान प्रोविंस में, उस टेम्पल में, तो क्या मिला उसे कि ये टेम्पल एक फॉरेस्टेड एरिया में था और ये फॉरेस्टेड एरिया में बहुत सारे चोर थे, गुंडे थे। वो इस टेम्पल को बार बार अटैक करते थे और जो भी राजा उधर प्रोविजंस भेजता था उसको चोरी कर लेते थे और मंक्स को मारते थे। तो बोधिधर्मा ने क्या किया कि भाई पहले आप ये सब ट्रांसलेशन बाद में करेंगे, पहले तुम थोड़े तगड़े हो जाओ। तो उसने एक योगा बेस्ड मार्शल आर्ट सिखाया इन सब मंक्स को। ओके, और उनको बहुत स्ट्रॉन्ग किया। और बोधिधर्म जब मर गए तो उसके बाद अलग अलग और भी गुरु आए, चाइनीज़ गुरु। उन्होंने इस मार्शल आर्ट को कंटिन्यू किया और उसको और इवॉल्व किया। उसको आज बोलते हैं कुंग-फू। और ये जो टेम्पल है ये शाओलिन टेम्पल है जो ऑलमोस्ट 2000 साल पुराना है। उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था फॉर बुद्धभद्र एज अ ट्रांसलेशन प्लेस, लेकिन आज ये मार्शल आर्ट्स का बहुत महान टेम्पल है। अब ये शाओलिन जो कुंग-फू है उसने पूरे एशिया को इन्फ्लुएंस किया है। फॉर एग्जांपल कराते जापानीज़ जो मार्शल आर्ट है उसका एक स्कूल है शोरिन यू कराते, शोरिन रयू। ये शाओलिन स्टाइल कराते हैं। तो शाओलिन का इन्फ्लुएंस जापान में भी गया, शाओलिन का इन्फ्लुएंस ताइक्वांडो में गया, कोरिया में, और अलग अलग जगह पे। तो ये स्टोरी है कि हाउ इंडियन मार्शल आर्ट्स गेव राइज टू द होल स्पेक्ट्रम ऑफ एशियन मार्शल आर्ट्स। अभी जो बोधिधर्म नाम का जो ये गुरु था जिन्होंने, ही इज़ द फादर ऑफ कुंग-फू, वो एक्चुअली एक ध्यान मेडिटेशन का प्रैक्टिशनर थे। ओके, तो ध्यान मेडिटेशन को चाइनीज़ में क्या बोलते थे? चान, क्योंकि वो ध्यान बोल नहीं सकते थे तो उन्होंने उसको चान बोला। अब ये चान मेडिटेशन का प्रैक्टिस चाइना से जापान गया और चान का उधर अलग प्रोनाउंसिएशन हुआ ज़ेन। तो ज़ेन बुद्धिज़्म वॉज चान और चान वॉज ध्यान। तो ये सब इंडिया से आया है। अभी ज़ेन तो बहुत बड़ी चीज़ है आज ग्लोबली, उसका ओरिजिन इंडिया है, इंडियन है। इट इज़ ध्यान मेडिटेशन। तो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, बहुत सारे थ्रेड्स है इसके और सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। एंड द रूट, द ओरिजिन इज इंडिया। मतलब जो आप कह रहे हो, आई फील कि पूरा अगर आप एशियन कंट्रीज़ को स्कैन करोगे, सभी का इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा हुआ करता था, आई फील। बिल्कुल, हाँ। पहले तो ये रिलेशनशिप्स बदलने कब लगे? मतलब व्हेन डिड चाइना एंड इंडिया बिकम एनिमीज? रिसेंटली? पहले मतलब एक्चुअली वो हिंदी चीनी भाई हुआ करते थे उस टाइम पे, बहुत सालों तक। चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप बिगड़ा कभी आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। क्या हुआ कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर डिमार्केट किया ही नहीं। उस टाइम पे ये इंडिया तिब्बत बॉर्डर था, लेकिन 1955 में चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया, कॉन्कर किया, तो ये चाइना बन गया अभी। और उस टाइम पे भी नेहरू जी ने इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर डिमार्केट नहीं किया और ये चाइनीज़ आ गए, इन्होंने एक्साई चेन में बहुत बड़ा रोड बना लिया और 3 साल तक नेहरू जी को पता भी नहीं चला। बाद में मालूम पड़ा तो बोला कि भाई आप वापस जाओ, और फिर कन्फ्रंटेशन हो गया। फिर 62 का वॉर हो गया जिसमें इंडिया ने एयरफोर्स यूज़ नहीं किया, एयरफोर्स था लेकिन यूज़ नहीं किया, तो वो वॉर भी हार गए। फिर बाद में धीरे धीरे लंबा चला। अभी ये लोग, उनको अरुणाचल प्रदेश भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, इवेंचुअली सब कुछ चाहिए उनको, चाइना को। कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ही एक्सपांशनिस्ट और अग्रेसिव पॉलिटिकल एंटिटी है। चाइना हिस्टोरिकली ऐसा नहीं था।
ओके, बट आफ्टर द कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई तब से इंडिया का रिलेशन बिगड़ गया विद चाइना. उसके पहले इंडिया और चाइना के बीच में कभी भी कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ था. ये पूरा हिस्ट्री आप 3000 साल का देख लीजिए, एक बार भी नहीं होता कन्फ्रंटेशन. ये बहुत नया फिनोमिनन है. सर अब इतनी सारी चीज़ें कैसे जानते हो? इसके ही पहले हमने एक एस्ट्रोफिजिक्स का पॉडकास्ट किया था. तो इतनी सारी चीज़ों का नॉलेज कहाँ से आया? पढ़ाई करने से. अब मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है. बहुत ज़्यादा रीड करते हो? बहुत किया मैंने रीडिंग. तो सर ये हो गया हमारा 7वां पॉइंट. अभी 8वें पॉइंट के बारे में बता दो. चलो ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और जो उनके डेथ से अटैच जो कंस्पिरेसी थियरी है. आई एम श्योर आप इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कहीं. हाँ, सो ऑफिशियली क्या कहा गया है कि उनका प्लेन क्रैश हुआ था फॉर्मोसा में, जिसको आज ताइवान कहते हैं. और उनके बॉडी को जापान लेके गए, वहाँ पे उनका क्रिमेशन हुआ और आई थिंक रिंकोजी टेम्पल में उनके एशेज हैं, ऐसा कहा जाता है. लेकिन आई विटनेसेस कोई नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 जो बोलते हैं कि प्लेन क्रैश हुआ. ताइवान का आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखेंगे, प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड नहीं है. और इंडिया में एक गुमनामी बाबा थे जिनका हैंड राइटिंग एग्जैक्टली मैच होता है सुभाष चंद्र बोस से. उनका चेहरा भी पूरा मैच होता है. सो क्लियरली ये कॉन्स्पिरेसी है उनका आफ्टर 1947 का हिस्ट्री को सप्रेस करने का. बेसिकली सुभाष चंद्र बोस बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी थे, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी थे. अगर उनको चांस मिलता तो इंडिया को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देते थे वो. लेकिन ब्रिटिश उनको हेट करते थे क्योंकि ही फॉट द ब्रिटिश मिलिटरीली, राइट. उन्होंने सत्याग्रह नहीं किया, अहिंसा नहीं किया, उन्होंने हिंसा की. तो इसके लिए ब्रिटिश लोग ने उनको मार्जिनलाइज कर दिया. अब ब्रिटिश चले गए, उन्होंने नेहरू जी को बैठा दिया और नेहरू जी का उतना ही हेटेड था फॉर सुभाष चंद्र बोस. तो ये बात है. अभी एग्जैक्टली क्या हुआ, कहाँ गए सुभाष चंद्र बोस, ये हमें पता नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स अभी भी क्लासिफाइड है, अवेलेबल नहीं है टू द पब्लिक. ऐसा कहा जाता है कि उनको रशिया में इम्प्रिजन किया था, साइबेरिया में कहीं पे, स्टालिन के टाइम पे. ये भी एक कहानी है. अभी क्या एग्जैक्टली हुआ है तो किसी दिन तो होपफुली मालूम पड़ेगा जब इंडियन गवर्नमेंट और अलग अलग गवर्नमेंट इन चीज़ों को डिक्लासिफाई करेंगी रिकॉर्ड्स को. लेकिन एक बात क्लियर है, he did not die in Taiwan. Most likely 99.9% Gumnami Baba was Subhash Chandra Bose, and he died in northern India. After independence. After independence, much after independence. शायद 60s या 70s में. हाँ, most likely, yes. तो ये एक बोनस नॉन एंशिएंट इंडिया पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 8. सर अभी हम नेहरू की बातें कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की बातें कर रहे हैं. ये फ्रीडम फाइटर्स थे. ब्रिटिश ने पूरे इंडिया को टेक ओवर कर लिया था. हाँ. इसलिए फ्रीडम फाइटर्स की ज़रूरत लगी हमें. ब्रिटिशर्स से पहले इन्वेडर्स ने टेक ओवर किया था बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए, 1000 सालों के लिए, अप्रोक्सीमेटली 1000 साल के आसपास. 1000 सालों के लिए. मतलब वी वर्न्ट एन इंडिपेंडेंट कंट्री टेक्निकली. अप्रोक्सीमेटली 1000 AD के आसपास से इंडिया वाज अंडर इन्वेडर्स. तो 1000 AD के टाइम पे हुआ क्या था, आपको क्या लगता है? बिकॉज इन्वेडर्स को जीतने के लिए भी कोई चीज़ें करनी पड़ी होगी, या समथिंग मस्ट हैव गॉन रॉन्ग. यस. तो हमारा 9th पॉइंट ये है कि व्हाट वेंट रॉन्ग. हम सोने की चिड़िया से ये कैसे बन गए? एसेंशियली क्या हुआ कि हमारा पॉलिटिकल यूनिटी फ्रैगमेंट हो गया. अभी हिस्ट्री एक साइक्लिक चीज़ है. इंडिया में कभी कभी बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स हुए, जैसे मौर्यन एम्पायर जिन्होंने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को यूनिफाई किया. कुषाण एम्पायर हुआ कनिष्क के अंडर, जिन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया. और कुछ ऐसे टाइम आए हैं जब इंडिया वाज फ्रैगमेंटेड इनटू स्मॉल स्टेट्स. महाजनपद थे 16. देयर वाज वन पीरियड. तो जब ये टर्किक इन्वेजन शुरू हुए उस टाइम पे इंडिया का पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था. अलग अलग किंगडम्स थे. ओके, कुछ 10-15 किंगडम्स हो गए. टर्किक इन्वेजन मतलब वो घाजी और गजनी और वो सब. यस, जो हम जिसको इस्लामिक इन्वेजन्स बोलते हैं, दे एक्चुअली वर टर्किक इन्वेजन्स. जिसको हम मुगल बोलते हैं वो भी तुर्क थे एक्चुअली. ओके. इंडियंस उनको मुगल बोलते हैं फॉर सम रीजन. ये मंगोल नहीं थे, ये तुर्क थे. टर्किश थे सब. टर्किक. हाँ. टर्किक क्या होता है मतलब? ये जो टर्क्स है ये ओरिजिनली एक सेंट्रल एशियन ट्राइब है. ओके, एक एथनिसिटी है. उन्होंने इवेंचुअली टर्की को इन्वेट किया. और उस जगह को आज टर्की बोलते हैं बिकॉज दे वर ऑफ टर्किक एथनिसिटी. तो ये जो बाबर था वो तुर्क था. उसकी भाषा मंगोल नहीं थी, मुगल नहीं थी. उसकी भाषा तुर्किक थी. उसकी भाषा शायद चगाताई लैंग्वेज थी, विच इज अ टर्किक लैंग्वेज. मतलब ये दिखते कैसे थे? एशियन दिखते थे? सेंट्रल एशियंस. आज के ज़माने में कौन सी? मोर लाइक चाइनीज. ओके. मोर लाइक चाइनीज. ओके. तो ये सब टर्किक इन्वेजन्स थे. ओके, ये लोग अरब नहीं थे,
ये टर्क्स थे। तो इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1000 AD के आसपास इंडिया को इन्वेड करना शुरू किया इन फुल फोर्स। उसके पहले भी 300 साल के आसपास बहुत ट्राई किया, कुछ हुआ नहीं। लेकिन इवेंचुअली इंडिया का पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था, इसके लिए अलग अलग किंगडम्स कोऑपरेट नहीं करते थे। शायद ईगो की वजह से, ईगो का भी पॉसिबिलिटी है। और दूसरी बात यह है कि कुछ राजाओं को नेशनल इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत महान राजा है, बहुत शूरवीर है, पृथ्वीराज चौहान। अभी उन्होंने ये जो कौन था, गजनवी था, घोरी था, वन ऑफ दीज टू, उसको डिफीट किया बैटल ऑफ तराइन में, उसको जाने दिया। अब ऐसा नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान को तो मालूम नहीं था कि ये लोग क्या करते हैं जब ये जीतते हैं, उसको मालूम था, फिर भी उसने जाने दिया उसको, क्योंकि इसने रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अगली बार बैटल हुई, पृथ्वीराज चौहान मर गया। एक्चुअली वो कैप्चर हो गया, उसको अफगानिस्तान लेके गए और वहाँ पे उसकी बहुत बुरी तरह से हत्या की। और पृथ्वीराज चौहान की जो किंगडम है उसकी क्या हालत हुई तो वो तो मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा, बहुत बुरी हालत हुई, औरतों की, बच्चों की, एट्सेट्रा। सो पृथ्वीराज चौहान को ये बिल्कुल मालूम था कि अगर ये लोग जीत गए तो मेरे लोगों की क्या हालत करेंगे, फिर भी उसने उसको जाने दिया। सो क्लियरली उसका जो कंसेप्ट था नेशनल इंटरेस्ट का, वो गलत था। क्योंकि चाणक्य ने क्या कहा है कि द हाईएस्ट मॉरलिटी फॉर अ किंग इज़ दैट हिज किंगडम शुड प्रॉस्पर, राइट? ये बात है। अभी अगर आप एनिमी को जाने देते हो तो आपका किंगडम प्रॉस्पर कैसे होगा? सो ये नेशनल इंटरेस्ट का फंडामेंटल उल्लंघन है, वायोलेशन है, कि आप इतने बुरे एनिमी को छोड़ दे रहे हो, उसको जाने दे रहे हो विथ हिज आर्मी। सो ये सब चीज़ें थी इंडिया में कि जो थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे वो कुछ मेस्ड अप था, और पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, लीडरशिप का भी प्रॉब्लम था। अगर आप जाने दोगे एनिमी को तो लीडरशिप का ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स एक्यूमुलेट हो गए एक टाइम पे, और इसके लिए इंडिया का डिफेंस ब्रीच हो गया, और एक बार ये लोग अंदर आ गए तो पूरा धीरे धीरे इन्होंने टेक ओवर किया इंडिया को। तो ये स्टोरी है। This is intense. सो अगर आप पिछले 1000 साल का एक सिंगल लेसन चाहते हो तो उसको मैं इंग्लिश में बोलूँगा, व्हेन यू मीट अ सॉर्ड्समैन ड्रॉ योर सॉर्ड, डू नॉट रिसाइट पोएट्री टू समवन हु इज़ नॉट अ पोएट। ये मेन है कि आपको कोई एनिमी मिलता है जो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उसके साथ आप सिविलाइज बिहेवियर नहीं कर सकते, आप उसके साथ अहिंसा नहीं कर सकते। यू हैव टू किल हिम, डिस्ट्रॉय हिम, दैट्स इट, वेरी सिंपल। लोगों को उनकी भाषा में उनसे बात करो। एग्जैक्टली, उनकी भाषा में ही उनसे बात करो। आई थिंक ये पूरे पॉडकास्ट का फाइनल पॉइंट है सर। आप चूज़ कर लो जो भी आपको कहना है एंशिएंट इंडिया के बारे में, अगर एक बड़ी टीचिंग है एंशिएंट इंडिया से। बात सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो दुनिया के सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, सबसे पुराना कंटिन्यूसली एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन। दुनिया में और कोई भी एथनिक ग्रुप नहीं है या कल्चरल ग्रुप नहीं है जो कम से कम 10,000 साल से अनचेंज्ड चले आ रहा है। और हमारे पिछले 1000 साल में इतने बड़े बड़े चैलेंजेस आए, इन्वेजन्स हुए, हम 1000 साल से फॉरेन ऑक्यूपेशन में है, फिर भी हमारा कल्चर जीवित रहा है। हमारा कंट्री भी एज अ कंट्री, एज ए जोग्राफिकल एंटिटी अभी भी इन सम फॉर्म अभी भी है, इंटैक्ट है। सो वी आर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन, ये हमें जानना है। हमें आज क्या है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे अंदर वो प्राइड इंस्टिल नहीं करता कि हम एक महान लोग हैं, हम एक महान संस्कृति है, हम एक महान सभ्यता है, लेकिन हम है। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें हिस्ट्री सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना हिस्ट्री नहीं जानोगे तो आप अपने आप को नहीं जानोगे, आप सच में क्या हो। इफ़ यू डोंट नो योर हिस्ट्री यू हैव नो फ्यूचर। सो ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना हिस्ट्री खुद से रिसर्च करो। टेक्स्ट बुक्स में कुछ नहीं मिलेगा। टेक्स्ट बुक्स में हम पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि हमारा हिस्ट्री लीनियर स्टेप बाय स्टेप, लेकिन एक्चुअली हमारा हिस्ट्री बहुत फ्रेगमेंटेड है, बहुत सारे मिसिंग पीसेज है। तो वो मिसिंग पीसेज हमें अपने आप से, खुद से, आउट ऑफ आवर ओन इंटरेस्ट रिसर्च करके ढूंढना पड़ेगा। अनटिल टेक्स्ट बुक्स आर रीरिटन, तब तक हमें खुद थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन मेन बात है कि वी आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। अभिजीत सर, थैंक यू। आपने द रणवीर शो हिंदी पर भी एक अपीयरेंस करी है अभी। आई वुड रिक्वेस्ट ऑडियंस टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, क्लिप्स शेयर कीजिए,
हिस्ट्री का एक वेव आना चाहिए आई फील इंडिया में, एंड आई होप कि द रणवीर शो और द रणवीर शो हिंदी ये वेव को और ज़्यादा पावर दे. थैंक यू सर. मोस्ट वेलकम. आई एम होपिंग टू क्रिएट अ लॉट मोर विथ यू. ऐसे ही बहुत ज़्यादा एपिसोड्स करेंगे. अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर एपिसोड चाहिए, सर फिजिसिस्ट भी है और अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में भी जानते हैं, नीचे कमेंट कर दो. सर ने मैंने अभी बात करी है कि शायद हम एवरी मंथ एक शूट करेंगे, देखते हैं. तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट्स क्रिएट सम इनसेन कंटेंट एंड चेंज माइंडसेट सर. शायद अभी जो हिस्ट्री बुक्स लोग पढ़ रहे हैं इतने कुछ खास नहीं है, बट फ्यूचर के हिस्ट्री बुक्स शायद ऑडियो बुक्स होंगे. बिल्कुल ही ऐसे, क्या पता. और एक ज़माने में बुक्स को जलाया जा सकता था, ऑडियो फाइल्स को जलाया नहीं जा सकता. तो आई होप दैट वी अक्यूमुलेट अ बिग लाइब्रेरी. बिल्कुल. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. एपिसोड चाहिए. तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई और काफ़ी प्राउड फील भी होता है और दुख भी होता है ये जानकर कि हमारी जो हिस्ट्री थी वो किस तरीके की थी. ठीक है, अब जैसे इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया कि वो अच्छे राजा थे, नो डाउट, काफ़ी पावरफुल भी थे, निडर थे, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ की कमी थी कि वो मतलब वो जानते थे कि साथ जो शत्रु है अगर मान लो वो बच गया तो वो क्या करेगा. उसके बाद भी उन्होंने उसको छोड़ दिया था. कौन सा था वो, मोहम्मद गौरी था, वो क्या नाम था उसका, वो 17 बार हारा था वो. ठीक है ना, 16 बार 17 बार मतलब उसको छोड़ दिया था, जबकि कोई तुक नहीं बनता उसको छोड़ने का. जब पता है कि वो उनका नेचर किस तरीके का है, वो उनका मतलब वो किसी को छोड़ते नहीं है, उसके बाद भी छोड़ दिया. तो वो कहीं ना कहीं एक देशभक्ति का जो कंसेप्ट था वो नहीं था. और उसके बाद में जब वो पृथ्वीराज चौहान को जब पकड़ लिया गया था, फिर उसके बाद में जो उनकी आंखें भी निकाल दी गई और उनकी फैमिलीज़ के साथ, उनकी वाइफ और बच्चे सबके साथ में क्या हुआ वो सभी को पता है कि ये इन्होंने किस तरीके से बर्बरता की है. इन्होंने जो आपके तुर्क मुग़ल जो भी आए थे, ये मोहम्मद गौरी. ठीक है, और दूसरा जैसे इन्होंने अभी बताया है कि जो अब यहाँ पे जो हम बोलते हैं कि मुग़ल नहीं थे, एक्चुअल में तुर्क थे वो जो यहाँ पर आए थे. क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि जो तुर्क जो थे ना, उनका चेहरा वो सेंट्रल एशियाई उधर से आए थे. उन्होंने पहले तुर्क को कॉन्कर किया था, तुर्क से फिर वो यहाँ पर इंडिया में आए थे. और उनकी जो शक्लें थी वो मोर देन चाइनीज़, मतलब चाइनीज़ की तरह वो लगते थे वो जो. ठीक है ना, तो इस तरीके की इन्होंने हिस्ट्री बताई है और काफ़ी दुख भी होता है ये हिस्ट्री सुन के, क्योंकि हज़ारों सालों तक गुलाम रहे हैं और उसके बाद भी हमने अपनी संस्कृति को किसी न किसी रूप में बचा के रखा हुआ है. क्योंकि इन्होंने तो हर तरीके से तहस नहस कर दिया था. अब हमसे प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप प्रूफ बताइए कि आपके उसमें रिटर्न बताइए. रिटर्न कैसे बताएं जब वहाँ पे खिलजी आया था, उसने जो तक्षशिला और ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी आपके 2.5 महीने तक उसमें इतनी सारी मिलियंस ऑफ बुक्स थी जो सबको जला दिया है, जो 2.5 महीने तक वो जलती रही थी. तो हमसे फिर रिकॉर्ड्स मांगे जाते. वैसे हमें रिकॉर्ड्स क्यों दे रहे हैं? अपने देश में हम रह के हम विदेशियों को रिकॉर्ड्स क्यों दें? हम तो नहीं देंगे ना उनको. फिर भी वो मांगते हैं तो हम नहीं देंगे उनको. ठीक है ना, क्योंकि वो पहली बात तो इस देश से बिलोंग नहीं रखते. अगर उनकी विचारधारा डिफरेंट है तो वो इससे नहीं बिलोंग रखते. जो यहाँ की विचारधारा से बिलोंग करता है वही ये यहाँ का है, अदरवाइज मैं नहीं मानती. क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो देश से भी कट जाता है. जब आपकी विचारधारा डिफरेंट हो जाती है तो आप उसी देश से कनेक्ट हो जाते हैं और आप उस देश से कट जाते हैं. ठीक है ना, तो अब जैसे आप मैं ज़्यादा खुल के नहीं कहना चाहूँ, सबको समझ में आती है सारी चीज़ें. ठीक है, और क्या बोलते हैं, अब जैसे इन्होंने बताया था कि जो हर जगह मंदिरों का कंसेप्ट था पहले, जो मंदिर हुआ करते थे, क्योंकि हर गांव में, शहर में, हर जगह मंदिर होते थे. और क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती थी, जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी उस टाइम की, जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया था. तो ये पाकिस्तान में है, जो कि आज रावलपिंडी. ठीक है, रावलपिंडी नाम चेंज कर दिया इन्होंने. तक्षशिला भी रख सकते थे लेकिन इन्होंने नहीं रखा, क्योंकि इनको हिंदुत्व से बहुत ज़्यादा नफरत है. और वो उन्होंने सारी जो हिंदू की जो सारी चीज़ें थी उन्होंने सब कुछ मिटा दिया. जो भी है, ये जो भी इतिहास की सारी चीज़ें थी सबको इन्होंने मिटा दिया जो वहाँ पे थे पाकिस्तान में. ठीक है, और वो उस टाइम पे चाणक्य भी यही बोलते हैं कि जो आपका शत्रु है आप उसको छोड़िए मत. अगर आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो वो आपको कर देगा. तो आप कभी भी अपने शत्रु पर दया नहीं करनी चाहिए, ना ही उसको कभी कमज़ोर समझना चाहिए. जब आप उसको ठान लेते हो डिस्ट्रॉय करने की तो उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ही कर दीजिए, उसको बिल्कुल मत छोड़िए उसे. ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है उनकी ये इससे मैं एग्री भी करती हूँ, क्योंकि दुश्मन को नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर दया नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, अदरवाइज फिर वो आपको डसेगा. ठीक है,
और भी इन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी, मंदिरों के बारे में बताई थी कि वहाँ पे किस तरीके का यहाँ पे सिस्टम था पढ़ाई का। यहाँ पे पढ़ाई का इस तरीके का सिस्टम था कि यहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल फ्री थी, गर्ल्स बॉयज़ सभी पढ़ते थे यहाँ पर। और जो फंड किया जाता था वहाँ का जो राजा था वो फंड करते थे वहाँ के टीचर्स को, वह सभी को, वहाँ के जो भी आते थे टूरिस्ट वगैरह जो भी आते थे सभी को, मतलब राजा की ड्यूटी होती थी। तो फ्री एजुकेशन होती थी और उनको हाई लेवल की एजुकेशन होती थी। ऐसा नहीं है कि बस वैसे ही पढ़ाया जा रहा हो, वैदिक मैथ वगैरह सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, तो काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। लेकिन क्या था कि क्या बोलते हैं, जब मुग़ल ये क्या बोलते हैं तुर्क वगैरह जो आए थे, इन्होंने पूरी उसको तहस नहस कर दिया, सारी यूनिवर्सिटी वगैरह को जला दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद में जब अंग्रेज़ आए थे तो अंग्रेज़ों ने क्या काम करा कि उन्होंने तो हमारे रिकॉर्ड्स जला दिए थे। उन्होंने कहा कि जो ये इनके जो इनको याद है इसको हम ख़त्म कर देते। तो उन्होंने अपनी एजुकेशन वो स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो क्या है कि इस वजह से क्या है कि हम ही अपनी जो हमारी जो पुरानी जो एजुकेशन थी, जो इतनी ज़्यादा गौरवशाली इतिहास था हमारा, हम उसके ऊपर, क्योंकि हमें पता नहीं चला, हम धीरे धीरे सब कुछ भूल गए, तो हमें अपने ऊपर ही शर्म आने लगी, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा हमें हिंदू होने पर भी शर्म आने लगी, क्योंकि नैरेटिव भी इस तरीके से सेट किए गए थे और इस तरीके से हमें एजुकेशन दी गई थी। हमें लगता था कि अंग्रेज ही सब कुछ है, क्योंकि उन्हीं की हम लैंग्वेज पढ़ते हैं और अभी भी पढ़ते हैं, समझ में भी नहीं आती है, ज़बरदस्ती पढ़ते हैं। और क्या बोलते हैं, नहीं भी जितने भी आपके सरकारी आपके कागज़ वगैरह होते हैं, सब पे इंग्लिश छपी रहती है, सब कुछ इंग्लिश में प्रिंट होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। हिंदी में सब कुछ होना चाहिए। और मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, और जॉब के टाइम पे तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जॉब के टाइम पे मतलब कोई इतना पढ़ा लिखा आदमी भी है ना, उसको भी जॉब नहीं मिलती, सिर्फ किस वजह से, क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। और बिल्कुल गवार होते हैं, सिर्फ उनकी इंग्लिश अच्छी हो और उनको कुछ आता जाता ना हो, उनको भी अच्छी जॉब मिल जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। में बताया गया है कि यहाँ पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पे मतलब सभी पढ़ने के लिए भी आते थे। अगर उनका इंटेलेक्चुअल लेवल ज़्यादा है तो वो यहाँ पर आके एजुकेशन लेते थे, ठीक है। चाइना से भी आए थे, ठीक है। और उसके बाद में ये बताते हैं कि जो बोधि धर्म ये साउथ से गए थे, और यहाँ का जो ये नहीं कलरी क्या बोलते हैं, जो एक तरीके से कराटे जो होता है, ये भी इंडिया से ही गया था, ठीक है। अगर आप कहोगे ना कि ये कराटे इंडिया से, तो लोग विदेशी हंसते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि हमको अंग्रेजों ने इस तरीके से बना दिया कि हमें खुद पे शर्म आती है, हमें लगता है कि नहीं ये सब झूठ बोलते हैं, हम खुद ही हंसते हैं अपने ऊपर, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमें अपने बारे में ही नहीं पता कुछ भी, क्योंकि किसी ने कभी बताया नहीं, सरकार ने तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। उन्होंने तो हमें ये शो किया कि हम तो एक गरीब हैं। और जो मनमोहन सिंह ये जब ये प्रधानमंत्री थे, जब ये वहाँ बाहर जाते थे तो ये शो करते थे, बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाते थे और वो शो करते थे वहाँ पे सपेरों का देश है। तो ये क्या है कि एक सभी इंडियंस के भी उनको बड़ी शर्मिंदगी फील होती थी कि हाँ हम तो ऐसे ही हैं, ठीक है। जबकि कराटे वगैरह यहाँ से गया था, वहाँ पे उसको वो क्या बोलते हैं उससे, जब बोधि धर्म यहाँ से गए थे तो उनको एक मंदिर दिया गया। वहाँ पे जब वो रहते थे वहाँ पर चोर उचक्के ज़्यादा थे, तो उन्होंने क्या था योग कराटे उनको सिखाया था योग के साथ में, तो ठीक है। तो वहाँ पे उनको ध्यान बोलते थे, ध्यान, तो वहाँ पे उनको ध्यान बोलना नहीं आता था, तो वो चाप बोलते थे, चांद कुछ इस तरीके से, चाप कुछ इस तरीके से बोलते थे। और फिर जब ये आपका जापान गया तो जिन, तो कुछ इस तरीके से, तो कि इंडिया से निकला हुआ है ये सारा कुछ, ठीक है। और इसमें और भी इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताया, जैसे इन्होंने कि सुभाष चंद्र बोस जी के बोलते हैं गुमनामी बाबा हैं, शायद वही सुभाष चंद्र बोस जी हैं, क्योंकि उनकी हैंड राइटिंग वगैरह सारी कुछ मैच करती हैं। क्योंकि अब वहाँ पे कहते हैं कि जापान में एक रिंकू टेम्पल है, वहाँ पर है, लेकिन वो जब वो पूछते हैं भाई इनकी जो अस्थियाँ हैं, मतलब जो हड्डियाँ हैं, इनका DNA टेस्ट करवाएंगे, तो वो देते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो है ही नहीं, ठीक है ना। तो वो जो गुमनामी बाबा थे, क्योंकि वही आपके वो थे। और कहीं ना कहीं क्योंकि अंग्रेज उनसे बहुत हेट करते थे, क्योंकि वो हिंसक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक देशभक्त थे और वो अपने दम पे आज़ादी लेना चाहते थे, ठीक है। तो उनको तो एक तरीके से षड्यंत्र के थ्रू उनको वो गुमनाम करके रखा गया, ठीक है। उनको आदेश दिए गए थे कि आप उनको कैसे भी लेकर आइए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ था इसमें, और उनको बिल्कुल छुप के रहना पड़ा था, रीज़न जो भी हो, पर उनको छुप के रहना पड़ा था, ठीक है। और उसके बाद में क्योंकि जब वोटिंग वगैरह जब हुआ था, तो उसमें क्या है कि सुभाष चंद्र बोस की उनकी ज़्यादा लोकप्रियता हो गई थी, तो वो उनको इस चीज़ का डर लगने लगा नेहरू जी का, क्योंकि नेहरू जी को कोई नहीं चाहता था, कोई उनके अंदर ऐसा कोई टैलेंट था ही नहीं जो उनको कोई पसंद करे, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों से उनकी अच्छी साठ गांठ थी, तो अंग्रेजों ने ज़्यादा टाइम में उनको अपनी जो वो थी उनको ही दे दी वो कुर्सी,
ठीक है। तो बड़ी ही, और उसके बाद में फिर जो हुआ वो आपको पता ही है इंडिया में क्या हुआ, उन्होंने किस तरीके से, फिर उसके बाद में उनको ये भी नहीं पता कि चाइना के और हमारे रिश्तों की बात होती है। अब चाइना पहले से ऐसा नहीं था, लेकिन जब कम्युनिस्ट पार्टी आई तो वो क्या काफ़ी अग्रेसिव मोड पे रहती है। ये क्या विस्तारवादी सोच है इसकी, ये विस्तार पर ये क्या है कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, सब इसी के पार्ट है, मतलब ये बोलती है इस चीज़, सब कुछ इसी का ही है। जबकि हम बोलते हैं कि जम्बू द्वीप में सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना। जब हम बोलने लगे ना जम्बू द्वीप, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, उसमें चाइना भी आएगा, उसमें सब कुछ आएगा, पूरा यूरोप एशिया सब आ जाएगा, ठीक है ना। तो इंडियंस को बोलना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि जम्बू द्वीप है क्या। अगर नहीं है आपको तो वीडियोस देखिएगा, ठीक है, मैंने बना रखी है उसमें, ठीक है। और इस वजह से वो कहते हैं कि उनको यही नहीं पता था, उन्होंने अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद में कई साल तक तो यही नहीं पता चला कि उन्होंने इतनी सारी ज़मीन ले ली है। उन्होंने कहा कि ये तो बंजर भूमि है, कोई बात नहीं, लेगी तो लेगी, मतलब ये सोच थी। उसके बाद में फिर उन्होंने अटैक कर दिया, सेना से अटैक करवा दिया, तो वो वहाँ पे एयरफोर्स नहीं भेजी, जबकि चाइना इतना पावरफुल नहीं था। अगर इंडिया अपनी एयरफोर्स यूज़ करती तो चाइना हार सकता था। पता नहीं किस मानसिकता के लोग थे जो अपनी वो भी नहीं भेजी। खैर जो भी था, तो आपको वीडियो कैसी लगी आप बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।